नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर में फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसा था कि वो इस विषय को समझना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको हम एकेडमिकली बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, लेकिन इन सारे विषयों का हमारे प्रेडिक्टिव पार्ट में एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, सारी दुनिया में हर इंसान का जो बिहेवियर है बिल्कुल अलग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो किसी भी जातक के गुस्से से या अग्रेशन बिहेवियर से होता है। तो क्यों ऐसा होता है कि अग्रेशन का बिहेवियर हमारे किसी इंसान के बीच में होता है और किसी इंसान के बीच में नहीं होता? अग्रेसिव होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, गुस्सैल होना, ये आम कई तरह के लोगों में देखा जाता है, लेकिन इसका नुकसान हमें सिर्फ अपने परिवार में नहीं, हम इसमें अपने आप को भी हार्म कर सकते हैं। हमारा किसी भी तरीके का वायलेंट नेचर होना, घर के माहौल का डिस्टर्ब होना, हमारे डिसीजंस रॉन्ग हो जाना और कहीं ना कहीं पर हमारे सारे रिलेशनशिप का स्पॉइल हो जाना, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान बहुत गुस्से वाला होता है और एक बहुत सेंसिटिव होता है? किन घरों का इसमें रोल है और किन किन चीज़ों का रोल है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं हमारे जो अग्रेशन के प्लैनेट्स हैं, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है सन का। सन हमारे आत्मिक बल को रिप्रेजेंट करता है और हमारे आत्मिक बल का ख़राब होना, मतलब इसकी नेगेटिव प्लेसमेंट होना हॉरोस्कोप के अंदर, किसी भी तरीके से हमें अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकती है। मतलब हमारे सूर्य जो कि हमारे आत्मिक बल को रिप्रेजेंट करता है, इसका अच्छा होना हमारे टेवेकी की कमियों को दूर कर सकता है और हम अपने आत्मिक बल के द्वारा अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से के ऊपर। दूसरा, अगर देखा जाए तो रोल प्ले करता है मार्स, क्योंकि मार्स हमारे एक्शन को, हमारे अग्रेसिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे किसी भी तरह का वायलेंट हो जाना, हमारे गर्म बिहेवियर को और हमारी डिसीजनिंग पावर का गलत होना, उसमें मार्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसीलिए जब कोई भी इंसान वायलेंट हो जाता है, वो किसी के ऊपर कोई चीज़ उठाकर फेंकता है, वो अपने ऊपर मारता है, उन चीज़ों को मंगल रिप्रेजेंट करता है। दूसरा अगला प्लैनेट है जी राहु। राहु हमारे इल्यूजन का कारक है। इसका मतलब जब इंसान कोई भी गुस्से में होता है, जब अपने आपे से बाहर हो जाता है, आपे का बाहर होना ही राहु को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार राहु शक और वहम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज़ है जो कई बार सामने वाले के अंदर होता है और हमें दिखाई नहीं देता, और किसी चीज़ का ना दिखाई देना भी राहु को रिप्रेजेंट करता है। केतु, जिस प्रकार हम लोग सभी जानते हैं कि केतु भी मंगल जैसा अग्रेसिव प्लैनेट है, और केतु ऐसा प्लैनेट है जो हमारी धड़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सिर को नहीं। इसका मतलब जो इस चीज़ हम बिना सोचे समझे करते हैं, बिना डायरेक्शंस के करते हैं, उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। देखा जाए तो जो सन है, मार्स है और केतु है, ये तीनों के तीनों फायरी प्लैनेट है। राहु इल्यूजन क्रिएट करने वाला या इंसान को अपने आपे से बाहर करने वाला प्लैनेट है। कोई भी ऐसी पोजीशन जो कि नॉर्मल ना एबनॉर्मल हो, उसको राहु रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कौन कौन से हाउसेज रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा लग्न, क्योंकि लग्न हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। हमारा सेल्फ, हमारा अपने आप को हार्म करना, या गुस्सा तो सिर्फ हमें आता है ना, गुस्से में किसी दूसरे इंसान का रोल नहीं होता, इसलिए लग्न का इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है, हमारा जो मेंटल बिहेवियर है, वो हमारे लगन से आता है। सेकंड हाउस की बात करें तो गुस्से में इंसान सबसे पहले गाली गलौज करता है, तो किसी को भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, गाली गलौज करना, ये सारी की सारी चीज़ें सेकंड हाउस से आती हैं। और तीसरा हमारा नेचर का वायलेंट होना। थर्ड हाउस का ध्यान रखा जाए, थर्ड हाउस हमारी बाजुओं का घर होता है, और हम कोई भी एक्शन या किसी भी फोर्स को नेगेटिवली जब यूज़ करते हैं, उसको थर्ड हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस सुसाइडल टेंडेंसीज के लिए भी यूज़ होता है, बिकॉज थर्ड हाउस जो होता है हमारे सेल्फ एफर्ट्स का घर होता है, और जब तक अपनी लाइफ के अंदर जो सुसाइड है वो अपने ही बाजुओं के द्वारा करता है। दूसरा, मृत्यु के लिए क्यों? क्योंकि भावत भावन के अकॉर्डिंग जो थर्ड हाउस है हमारे आठवें का आठवां घर है, तो जो तीसरा घर होता है वह इक्वली रिस्पॉन्सिबल है हमारी डेथ के लिए। इसलिए जो कॉज ऑफ डेथ है वो भी कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से आता है। हमारा अग्रेशन और हमारा एफर्ट्स यहीं से आता है। इसलिए पहले, दूसरे और तीसरे घर का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन गुस्सा हमारा एक तरीके से नहीं रहता। कुछ लोग गुस्से में आके लगन का नुकसान करते हैं, कुछ लोग गुस्से में आके गाली गलौज करते हैं, कुछ लोग गुस्से में आके वायलेंट अटैक करते हैं। वो वायलेंट अटैक किसी के ऊपर भी हो सकता है, हमारे ऊपर भी, सामने वाले के ऊपर भी। यहाँ तक कि रैश ड्राइविंग करना भी कहीं ना कहीं एक गुस्से का रूप होता है। इसीलिए जब कोई इंसान गुस्से में आकर ड्राइव करता है तो उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, जिसमें कई बार लाइफ थ्रेट भी रहता है। लेकिन मैं हमेशा से ही एक बात सोचता हूँ, जो गुस्सा है वो कभी आता नहीं, गुस्सा ज़बरदस्ती लाया जाता है। क्योंकि अगर हमारे सामने 5 पर्सन है तो हमें उसके ओहदे के अकॉर्डिंग, हमें हमारे रिश्ते के अकॉर्डिंग गुस्सा आता है। हमें हर इंसान को गुस्सा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर ध्यान देखा जाए, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस, तीनों हाउस इक्वली रिस्पॉन्सिबल है गुस्से के लिए। लेकिन जब
सन, मार्स, राहु और केतु में से 2 या 2 से ज़्यादा क्रूर ग्रहों का इन्फ्लुएंस पहले घर के ऊपर, दूसरे घर के ऊपर और तीसरे घर के ऊपर होता है, ऐसे जातक जनरली गुस्से वाले होते हैं। यहाँ पर जो प्रभाव शब्द से मतलब है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। यहाँ पर प्रभाव शब्द का मतलब पहले, दूसरे, तीसरे घर में इन प्लैनेट्स की राशियाँ हो सकती हैं, इनकी दृष्टि हो सकती है और उनकी एस्पेक्ट हो सकती है किसी भी फॉर्म में। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पहले, दूसरे और तीसरे घर के ऊपर इन चारों ग्रहों में से मोर देन 2 मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है इन्हीं चारों में से, तो दैट मीन्स वो जातक में अग्रेशन होगी। लेकिन अग्रेशन का रूप कब वायलेंट हो जाता है, इसके लिए हमारी फायरी साइन का रोल होता है। 1, 5, 9 ये तीनों के तीनों साइंस का रोल होता है। इसका मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट, यहाँ पर मैं दो प्लैनेट भी यूज़ करूँगा, पहले, दूसरे, तीसरे घर में 2 या 2 से ज़्यादा इन्हीं ग्रहों का इन्फ्लुएंस जातक को गुस्से वाला बनाता है। लेकिन अगर यही प्रभाव फायरी साइन के अंदर हो जाए, ऐसे जातक अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और उनका जो गुस्से का रूप है बहुत भयानक हो सकता है। पहले घर में ऐसी चीज़ें होगी तो जातक अपना नुकसान करेगा, दूसरे के ऊपर होगी तो जातक गाली गलौज करेगा, तीसरे के ऊपर होगी तो ऐसा जातक किसी भी तरीके से कोई भी वायलेंट अटैक किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकता है वो, या काफ़ी सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ सकता है। फायरी साइन में होने से वो जातक का जो एक्शन होगा वह बहुत नेगेटिव होगा, लेकिन नॉर्मली इनकी कंजंक्शन जातक को अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड बनाती है। लेकिन यहाँ पर जो सारी की सारी रूट है वो किसके हाथ में है, वो है चंद्रमा के हाथ में। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। आप बहुत बार अगर गौर करेंगे, आप देखेंगे जब मून, फुल मून या नो मून की जो नाइट होती है वहाँ पर एक्सीडेंट्स के केसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर जो लोग मेंटली अपसेट होते हैं उनको प्रॉब्लम उन्हीं दिनों में आती है। ज़्यादातर लड़ाई झगड़े अगर आप देखेंगे किसी भी कोर्ट कचहरी थाने के अंदर, इन्हीं दिनों में आती है जब मून बुरी तरह से अफ्लिक्ट होगा। किस फॉर्म में वो कितना को अच्छा या कितना को बुरा हो सकता है उसको हम काफ़ी सारे प्लैनेट्स के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। इन चारों के चारों प्लैनेट्स के साथ भी मून थोड़ा सा हिल जाता है। वो कैसे? चंद्रमा हमारे मन का कारक है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। हमारी मानसिक और हमारी आत्मा दोनों मिलके जब सूर्य चंद्रमा होरोस्कोप के अंदर इकट्ठे होते हैं तो स्वाभाविक बात है, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा, तब अमावस्या का योग बनता है। जब मून के साथ मार्स आ जाता है, मून हमारा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है जो कि मन को रिप्रेजेंट करता है, और मार्स भी हमारा फायरी प्लैनेट है। इसलिए हमारे मन के अंदर किसी प्रकार का एक्शन आना या गुस्सा आना वो स्वाभाविक है। आप जनरली देखेंगे जिन लोगों के मून और मार्स की कंजंक्शन होती है, ऐसे जातक जो अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। अगर मैं मून और राहु की बात करूं, मून रिप्रेजेंट मन, हमारा माइंड, हमारी इमोशंस, हमारे अटैचमेंट्स, और राहु रिप्रेजेंट इल्यूजन और शक। जब मन जैसे प्लैनेट के साथ राहु जैसा मैनिपुलेटिव प्लैनेट आ जाता है तो ऐसे जातक इल्यूजन में जीते हैं। सम टाइम उनके मन में किसी प्रकार का हिडन फियर रह सकता है या किसी न किसी प्रकार का वहम भी रह सकता है। अगर मैं मून और केतु की बात करूँ, सभी को पता है मून और केतु गहन योग बनाते हैं, और अगर देखा जाए मन, वो भी बिना दिमाग वाला, ये हमारी ज़िंदगी में ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो हमारा या किसी का किसी भी फॉर्म में नुकसान कर सकते हैं। बेसिकली चंद्रमा का किसी भी तरीके से वीक होना, उसका ग्रहण योग में होना, अर्ध ग्रहण योग मतलब सूर्य और चंद्रमा का राहु और चंद्रमा का इकट्ठे होना, चंद्रमा का क्रूर ग्रहों के बीच में होना, केम ध्रुव योग होना, अमावस्या का जन्म होना, चंद्रमा का नीच का होना, चंद्रमा का 6, 8, 12 में मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठना मून को हमेशा अफ्लिक्ट करता है। इसी प्रकार जिस हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा अफ्लिक्ट होगा और ये गुस्से का योग बनेगा, वहाँ पर अग्रेशन का जो रूप है वो बड़ा भयानक हो सकता है, और ये किसी भी फॉर्म में हमारे किसी भी रिश्ते का, हमारी जॉब का, किसी भी चीज़ का नुकसान कर सकता है। इसीलिए हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि सबसे पहले मून को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और इसका रेमेडियल पार्ट क्या होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सूर्य जो कि हमारे आत्मिक बल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सूर्य नमस्कार करना सूर्य की सबसे बड़ी रेमेडी होती है, क्योंकि सूर्य ही हमारी पंचुअलिटी को और हमारे इक्वल होने को रिप्रेजेंट करता है। मार्स की अगर बात की जाए, मार्स हमारी बॉडी का ब्लड होता है, इसलिए अगर हम अपना, वैसे भी मार्स जो है हमारे इंटेंट को, हमारी भावना को, हमारे इरादे को पक्का करता है। अपने आप के साथ बात करना, अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना पक्के इरादे के साथ, ये भी एक मार्स की रेमेडी है। लेकिन इसको फॉर्मल वे में हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड को किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करना मार्स की सबसे अच्छी रेमेडी है। राहु रिप्रेजेंट करता है ऐसी चीज़ों को जो दिखाई ना दे, हमारी सोच को, हमारे आसपास के माहौल को। और राहु की अगर पॉजिटिव फॉर्म देखी जाए तो मेडिटेशन करना राहु की एक पॉजिटिव थॉट है। मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन महसूस होती है। और केतु जो कि हमारे मोक्ष का, हमारे धर्म का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, इसलिए अपने वेदों को पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, मंत्रोच्चारण करना केतु की सबसे एक अच्छी रेमेडी है। मून हमारी बॉडी के लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर मात्रा में पानी है
और हमारी पृथ्वी के ऊपर ज़्यादातर पानी है। अगर हम लिक्विड को, जैसे कि पेड़ पौधों को जल देना, सूखे हुए पेड़ पौधों को जल देना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और ब्लड डोनेट करना, ये मून की एक पॉजिटिव फॉर्म की रेमेडी है। इसलिए बड़े ध्यान से देखा जाए कि हमें अपनी इन रेमेडीज़ को करने के बाद हमारा गुस्से पे काबू किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, गुस्सा कभी आता नहीं है, गुस्सा हमेशा हम लेकर आते हैं सामने वाले के अकॉर्डिंग। अगर हम अपने आप के साथ थोड़ी सूझबूझ के साथ बात करें, अपने आप के साथ अपने आप को समझाने की कोशिश करें, गुस्से में काबू पाया जा सकता है। इसलिए जिस प्रकार आज एक छोटा सा विषय हमने पढ़ा, आगे जाकर हम ऐसे बहुत सारे विषय पढ़ेंगे और बहुत ही गहराई में जाकर हर विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम नई नई वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें।